प्रदेश में क्राइम के ऊपर नकेल कसने के लिए ईयर 1986 में एक एक्ट बनाया गया जिसे हम गैंगस्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि बाद के वर्षों में इसमें कई बार चेंजेस भी किए गए, यानी कि अमेंडमेंट, संशोधन किया जाता रहा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया नए नए किस्म के अपराध भी हमें देखने को मिलते रहे। तो जो भी सरकारें, राज्य सरकारें रही हैं, अपराधों को रोकने के लिए हमेशा से ही तत्पर रही है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ईयर 2015 एंड 2021 में इसमें अमेंडमेंट भी किए गए। लेकिन अभी हाल ही में एक अपील की सुनवाई करते हुए एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट। दरअसल मई 2023 में एक याचिकाकर्ता ने कासगंज जिला अदालत के अंतर्गत जो मामला आया था, जो डिसीजन आया था, उस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें यह कहा गया कि जिला अदालत में जो लंबित वाद है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको रद्द कर देनी चाहिए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अब चुनौती दी गई है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया था। तो पूरा मामला क्या है आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी IQ यूपी PCS में, और मैं हूं सलमान आप सभी के सामने। तो दरअसल मुद्दा क्या है कि यूपी गैंगस्टर एक्ट अपीयर्स टू बी ड्रैकोनियन, ऑब्जर्व सुप्रीम कोर्ट। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यह बात कही है कि यहां पर जो उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट है, यानी कि जो 1986 में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो एक्ट बनाया गया, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल प्रिवेंशन एक्ट 1986, उसको कहा है कि ये एक ड्रैकोनियन एक्ट है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसकी संवैधानिकता से संबंधित भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, किस तरह से अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो उसकी एक बार हम लोग रूपरेखा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्तमान मामला क्या है, क्यों ये हाईलाइट हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या विचार है, क्या उसका मत है, और जो याचिका करता है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली है, उसका क्या अपना लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या तर्क उसने दिए। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट क्या है, इससे संबंधित क्या प्रावधान है, कितनी सजा दी जाती है, कौन कौन से अपराध इसके अंतर्गत शामिल है। इन तमाम पहलुओं पर बात करते हुए अंत में आप सभी को 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे, और इसका आंसर की पूरी डिटेल विस्तार से इसके बारे में समझने के लिए, यानी जो प्रश्न है उनके उत्तर के लिए आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको आंसर डिटेल में दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। तो दरअसल अभी उत्तर प्रदेश जो गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 है, उसको कहा गया क्या कि ये एक ड्रैकोनियन एक्ट है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ थी, इस पीठ ने इस एक्ट पर सुनवाई करते हुए इसे एक ड्रैकोनियन एक्ट बताया है। और यहां पर ये जो अपील डाली गई थी, ये अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई 2023 का एक आदेश था, उसको चुनौती दी गई है, उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसकी सुनवाई के दौरान ही ये बात आई है, और इसकी वजह से ये पूरा जो उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट है, ये एक बार हाईलाइट हो गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लोकल भाषा में आप देखते होंगे कि बहुत गुंडे बनते हो, आओ कभी हमारे क्षेत्र में तो बताते हैं तुमको। तो दरअसल ये गैंगस्टर एक्ट जो है, इसी को गुंडा एक्ट भी कह करके भी संबोधित किया जाता है। हालांकि गुंडा एक्ट अलग है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर गैंगस्टर एक्ट की बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो आपने ये टोन जरूर सुनी होगी कि बहुत बड़े गुंडा बनते हो, कभी आओ हमारे, या कभी मिलो हमसे तो हम आपको बताते हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे एपिसोड के, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं, गैंगस्टर के बारे में क्या जानते हैं, गुंडा एक्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि यह कठोर है और इस पर हम लोग विचार करेंगे। दरअसल पिछले साल नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य लोगों से इस पर विचार करते हुए जवाब मांगा था, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अंतरिम आदेश के तहत
जो भी व्यक्ति है जिसने अपील की है उस पर कोई भी प्यूनिटिव एक्शन यानी कि कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ इसकी संवैधानिकता को चैलेंज करने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो जब तक अभी कोई फैसला नहीं दिया जाता तो यहां पर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता जिसने ये अपील की है उसके वकील ने याचिकाकर्ता की तरफ से किन बातों को हाईलाइट किया है तो उस पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहां पर उसने कहा कि यहां पर गंगा नदी कासगंज एक जिला है जहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। उसके खिलाफ में यानी कि उसको चैलेंज करने के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी याचिका को, उसकी अर्जी को खारिज कर देता है और उसको चैलेंज करने के लिए अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो यहां मामला यह था कि इससे पहले कथित अवैध खनन में गंगा नदी में जो बालू खनन हो रहा था वहां पर खनन को लेकर के उसमें कहा गया कि संबंधित एक और एफआईआर इसके ऊपर दर्ज की गई, यानी कि इसके ऊपर 2 एफआईआर एक ही मामले को 2 बार इनके ऊपर दर्ज किया गया है। तो यानी कि एक ही अपराध के लिए इसे 2 बार बुक किया गया है, तो यह कहीं से भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता के वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह बात कही कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला केवल एक अन्य मामले के आधार पर दर्ज किया गया है, ठीक है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी नहीं है। यानी कि यहां पर जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन्हें बुक किया गया है उसमें अगर हम देखें तो केवल एक ही मामला बनता था, क्योंकि अगर हम गैंगस्टर एक्ट की बात करते हैं 1986 में तो वहां पर जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले होते हैं तभी उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है। हालांकि इसमें संशोधन करके अब एक मामला भी अगर किसी व्यक्ति पर होता है तो पुलिस जो है उस पर इस एक्ट के माध्यम से मामला दर्ज कर सकती है। लेकिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक मामले हो तभी किसी व्यक्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है। तो यह पूरा का पूरा तर्क जो है याचिकाकर्ता के वकील ने दिया था। अब इसके अंतर्गत अगली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि गैंगस्टर एक्ट है क्या। तो गैंगस्टर एक्ट जिसे हम जान रहे हैं इसका पूरा नाम जो है गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 ये इसका पूरा नाम है। और 19 मार्च 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा जब इसे स्वीकृति मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो यह कानून बनकर के लागू हो जाता है। वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया और वर्ष 2021 में इसमें फिर से एक बार अमेंडमेंट किया जाता है, जिससे कि और भी जो है कठोर सजाएं इसमें शामिल की जा सके, जिससे कि अपराधी जो है जो अपराध करते हैं वो इससे डर करके रहें। तो अब यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट में दोषी को क्या सजा मिलती है। 1986 में ये पहली बार लागू किया गया है और इसे अधिक सख्त बनाने के लिए 2015 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद संशोधन के बाद जो भी अपराधी है, जो भी जिनके ऊपर ये गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और ये अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे कम से कम 2 वर्ष की और अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा इसके अंतर्गत दी जाती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के 15 अपराधों को और इसमें शामिल किया गया। कब? संशोधन के बाद 15 और भी अपराधों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा यहां पर किस व्यक्ति पर और कब गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, तो इसमें अगर देखिए कि गैंगस्टर यानी कि एक गैंग की बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा कोई अपराध नहीं किया जा रहा है। तो जब 1 या 2 अपराधी के मुकाबले किसी गैंग यानी कि एक समूह के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है, तो वह एक सामान्य अपराध की तुलना में अगर देखते हैं तो और भी ज्यादा गंभीर प्रकृति का हो जाता है। तो ऐसे मामले में गैंगस्टर एक्ट को लगाया जा सकता है। यहां पर देखें तो नए गैंग्स बनाने और जो वर्तमान में गैंग्स चल रहे हैं उन पर रोकथाम के लिए या उनको काबू में करने के लिए यह एक्ट लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो डकैती है, लूट है, हत्या और रंगदारी। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी पर्सन कहीं पर किसी तरह से अगर कोई शॉप लगा लेता है छोटी मोटी, तो लोग उससे पैसा वसूलते हैं कि यहाँ पर दुकान लगाने का आप मुझे पैसा दीजिए, जबकि उसको कोई इसका राइट नहीं है। तो इसी को हम रंगदारी कहते हैं। अक्सर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से भी या बहुत सारे लोगों से भी प्रोटेक्शन मनी के नाम पर रंगदारी वसूल की जाती है, तो इसी को रंगदारी कहते हैं। जब भी किसी पर 1 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो तो यहां पर गैंगस्टर एक्ट को
लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए कि इस बात का ध्यान रखना है कि एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक जब मुकदमे दर्ज हो तो उस व्यक्ति के ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन इसमें संशोधन के बाद क्या हो गया कि एक ही मामला अगर है तो भी उस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। तो किसी अपराधी पर कैसे लगाया जाता है ये एक्ट, तो इसके अंतर्गत देखो कि अपराध को अकेले अंजाम नहीं देते, यानी कि ऐसे अपराधी जो है अकेले अंजाम नहीं देते, उनकी अपनी एक गैंग होती है और हर अपराध में ग्रुप शामिल होता है, यानी कि पूरी की पूरी गैंग इसमें शामिल होती है। और यहां पर इनकी एक खूबी होती है कि जब वो कोई दूसरा अपराध करते हैं तो पहले वाले अपराध में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उनमें से कुछ अपने साथियों को बदल देते हैं, यानी कि जो दूसरा क्राइम करने जा रहा है हो सकता है उसका नेचर दूसरा, पहला उन्होंने डकैती की हो, दूसरा मामला हत्या का हो, तो वहां पर जो हत्या में या मर्डर से संबंधित जो एक्सपर्ट रखता हो, भाई गन चलाने में है, स्नाइपिंग में है, एक्सपर्टीज रखता हो, तो उन लोगों को लेते हैं, तो अपने साथियों को ये बदल देते हैं। ये एक खास बात होती है। इसके अलावा हर नए अपराध में अगर देखिए तो साथियों में बदलना है। इसके साथ साथ कोई गैंग एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं कि यानी कि लगातार कई क्राइम्स को ये करते चले जाते हैं, ठीक है, ये रुकते नहीं है। तो इनको रोकने के लिए ही, इनकी गैंग पर काबू पाने के लिए ही ये एक्ट उनके ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो संबंधित थाना है जहां पर ये वारदातें की गई हैं, तो वहां का जो थाना प्रभारी होता है वो क्या करता है कि पूरे के पूरे गैंग की एक कुंडली या एक चार्ट बनाता है और उनमें से जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है उसे गैंगस्टर डिक्लेयर कर देता है और वो इस ग्रुप का सरगना माना जाता है, ठीक है। तो उसी व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित कर दिया था और इस एक्ट के अंतर्गत जो भी संबंधित व्यक्ति इन अपराधों में लिप्त होते हैं उनके ऊपर ये एक्ट लगा करके मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाती है। हालांकि अगर यहां पर देखें कि हमने एक्ट के अंतर्गत बुक तो कर दिया, लेकिन जब तक ये अपराध शामिल नहीं होता है, यहां पर जो थाना प्रभारी ने एक चार्ट बनाया है, लेकिन जो गैंगस्टर एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर गैंगस्टर कहना ही है तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो किन अपराधों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत? किसी भी पर्सन से, लोग बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से भिक्षावृत्ति करवाना, इसके अलावा ह्यूमन ऑर्गन की जो है इलीगल तरीके से सेल परचेज करना यानी कि अंगों की तस्करी करना, मानव तस्करी करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना इसमें, इसके अलावा ये किसी यौन शोषण भी शामिल है, बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डेड लेबर को शामिल किया गया है, बाल श्रम को इसमें शामिल किया गया है यानी कि बच्चों के द्वारा जो श्रम करवाया जाता है। इसके अलावा फेक करेंसी, अगर आप गलत तरीके से फेक करेंसी छापते हैं तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये प्रमुख अपराध हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं संशोधन के बाद। अब 2021 में भी इसमें संशोधन किया गया। तो इसमें क्या किया गया कि जो भी जहां पर ये एंटिसिपेशन हो कि कोई भी व्यक्ति ऐसी मामले में शामिल है या आगे ऐसे अपराध करने वाला है, तो अवैध तरीके से जो संपत्ति उसने हथियाई है या अपने कब्जे में ली है तो उसकी संपत्ति का जब्तीकरण किया जा सकता है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि जिलाधिकारी है, उसके अधिकारों को और भी ज़्यादा एम्पावर दे दी गई है, यानी कि और भी ज़्यादा उसको मजबूत कर दिया गया है, उसके अधिकार को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब एक ही अपराध करने पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए, पहले 2 या 2 से अधिक मामले होते थे, लेकिन वर्ष 2021 में जब संशोधन किया गया तो अगर इस तरह का कोई मामला है और एक ही मुकदमा है तो भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा सकती है। पहले 2 या 2 से अधिक ज्यादा मुकदमे दर्ज होने पर ही क्या किया जाता था, इसमें बुक किया जाता था। नए संशोधन के मुताबिक गैंगरेप, हत्या, लूट, डकैती और हत्या करके लूट करना इत्यादि मामले इस एक्ट के अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं। यानी कि इस तरह के भी अगर मामले आते हैं तो उसके एवज में भी किसी व्यक्ति के ऊपर ये गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान, प्रमुख अमेंडमेंट्स और क्या सजा दी जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पर हम लोगों ने बातचीत की है, जो हमारे लिए एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अब आप सभी के सामने 5 प्रश्न आने वाले हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इन उत्तर को डिटेल में जानने के लिए आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ करके वहां पर पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पहला सवाल है आपके समक्ष, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, संगठित अपराध को प्रोत्साहित करना, गैंग गतिविधियों और असामाजिक व्यवहार को रोकना,
या फिर अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना? ये पहला सवाल है। क्या इसका सही आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आमतौर पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत नहीं आता है? ध्यान रखिए कि नहीं आता है। हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, कर चोरी या फिर रंगदारी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत अधिकतम सजा क्या है? आजीवन कारावास, मृत्युदंड, 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 10 साल की सजा या 10 साल का कारावास। इसके अलावा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निवारक उपाय है? संपत्ति की जब्ती, वारंट के बिना तत्काल गिरफ्तारी, सार्वजनिक रूप से बदनामी, बिना जूरी के सुनवाई। और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर की एक प्रमुख विशेषता क्या है? गुमनाम शिकायतें स्वीकार की जाती हैं, इसमें संगठित आपराधिक गतिविधियों के ठोस सबूत शामिल होने चाहिए, इसे केवल सुनवाई के बाद दर्ज किया जा सकता है, या फिर इसका कोई विशेष मानक नहीं है। ये वो 5 प्रश्न रहे जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो जरूर आंसर करिएगा। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। और इसकी पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल study.with-salman sir पर आप जुड़ सकते हैं, और यहां पर आप इंस्टा पर भी मुझसे जुड़ करके कोई भी अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं, स्टडी से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी study.with-salman sir पर भी आप मुझे मैसेज करके करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टडी IQ से कोई भी किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, कोई बुक मंगाना चाहते हैं, तो आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप भी आपको फ्री में मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। जरूर बताइएगा हमारा ये सेशन कैसा लगा, और आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी मुद्दे पर अगर कोई सेशन चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वो परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको भी अपने सेशन में कवर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।